न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन विद मल्टीपल एग्जांपल्स। इंडिया के, फॉरेन के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस। पर ये क्यों हुआ था 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्यों गवर्नमेंट को लाना पड़ा था, आपको उसका एक हिस्ट्री समझना पड़ेगा। उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय के फिनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 3 हफ्ते का बचा था। उसके बाद जैसे वेनेजुएला इंसॉल्वेंट हो गया कि लोन्स रिपे नहीं कर पाया इंटरनेशनल, पूरा वर्ल्ड वाइड नाम खराब हो गया। इनफैक्ट वेनेजुएला की हालत इतनी खराब हो गई कि आप आज बाल कटाने जाओ, वो आपको बोलेगा पैसा मत दो, अंडे दो पेमेंट के तौर पर। एग्स मांगते वो लोग कि वो लोग का घर, क्योंकि कैश की वैल्यू नहीं रही। जिन जो 1 लाख रुपए था उसकी वैल्यू 1000 रुपए हो गई। तो ये हालत इंडिया की हो सकती थी। 3 हफ्ते बचे थे। इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फॉरेन एक्सचेंज के लोन्स देता है, वर्ल्ड बैंक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस के लिए लोन देता है। तो अपने को हम आई इसके पास गए, किसके पास? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए। आईएमएफ ने बोला कि हमारा देश जो इंडिया है वो फॉरेन कंपनीज को आने देता नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी मतलब भारत के अंदर के कंपनीज ही एक दूसरे से compete करेंगे, बाहर के कंपनीज आ नहीं सकते। क्योंकि इंडिया के पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाम्पल था, जिन्होंने पूरे देश पे कब्जा लाया था, लेकिन आजादी को 40 साल बीत चुके थे। तो आईएमएफ ने लोन देने से पहले कंडीशन रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा, आप बहुत टाइट रखे हुए हो। तो बिकॉज अपने पास कोई चारा नहीं था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया 24 जुलाई 1991, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। उसके 3 भाग थे। एक भाग को बोलेंगे लिबरलाइजेशन, दूसरे भाग को बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन और तीसरे भाग को बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये तीनों में अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में सबके बारे में बताऊंगा और फिर लिबरलाइजेशन अलग से, प्राइवेटाइजेशन अलग से और ग्लोबलाइजेशन अलग से डीपर लेवल में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लिबरलाइजेशन के बारे में समझते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? टू गिव फ्रीडम। उस समय आपको फैक्ट्री से गुड्स निकालना होगा तो एक गेट पास बनता था। उस समय जीएसटी नहीं था, एक्साइज था। एक्साइज वाज द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। अभी उसको रिप्लेस कर दिया बाय जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप फैक्ट्री के बाहर गुड्स निकाल भेज नहीं सकते थे जब तक एक्साइज का ऑफिसर आके गेट पास में साइन ना करे। तो आपको रुकना पड़ता था। अच्छा, कोई भी नया फैक्ट्री डालना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। इसका मतलब आपको 2 साल तो आपके चले गए, 1-2 साल तो फाइल मूव करने में टाइम जाता है। अच्छा, लाइसेंसिंग में एरोप्लेन में एयर इंडिया अकेला था, लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी अकेला था, टेलीफोन में बीएसएनएल, ऑल इंडिया अदर देन दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई में एमटीएनएल था। कोई कंपटीशन ही नहीं। ऑटोमोबाइल में इंडिया में कौन था? मारुति, महिंद्रा और एक फिएट नाम की कंपनी थी जो बंद हो गई। तो बहुत बोलते टाइट था मार्केट। तो लिबरलाइजेशन में आजादी दिया गया। जो एक्साइज ऑफिसर का साइन की कोई जरूरत नहीं, आप खुद के खुद इनवॉइस को साइन करके, बिल को साइन करके गुड्स भेज दो, मतलब फैक्ट्री गेट के बाहर निकाल लो। सो लाइसेंसिंग सिस्टम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना पड़ता था, वो सिर्फ 5-6 कंपनीज के लिए, जैसे आर्म्स, एमुनिशन, ऐसे सेंसिटिव कंपनीज के लिए जरूरी उन लोगों ने रखा। बाकी लाइसेंसिंग को उन लोगों ने एबॉलिश ही कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। फिजिकल रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट ड्यूटीज को घटाया गया, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है ना? सो आई होप इस लिबरलाइजेशन का इसके बाद मैंने डिटेल वीडियो बनाया। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि लिबरलाइजेशन
एक प्रकार का आजादी देना, बिजनेस को अपने हिसाब से धंधा करने में, ऑफ कोर्स विद इन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट आपने इतना भी टाइट नहीं कर दिया। अच्छा, एक समय पॉलिसी था टीपीए, टन पर एनम। जैसे टाटा स्टील है, उनको एक टारगेट दिया साल का, टीपी आप उतने ही बना सकते थे, बजाज स्कूटर उतने ही गाड़ियां बना सकता था। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए है तो 5 साल का वेटिंग था। और मुझे याद है हमने 30,000 रुपीज पे किए थे, जिसमें हमको 6 महीने में मिला था। OIT बोलते थे, ऑन योर टेलीफोन। 6 महीने का समय लगा था, फास्ट, क्योंकि टेलीफोन जरूरी था उस समय। अच्छा, बजाज स्कूटर्स का वेटिंग पीरियड वॉज 10 years, 10 साल का वेटिंग पीरियड था, क्योंकि आप लिमिटेड ही गाड़ियां बना सकते थे। आज की तारीख में आप जाओ बजाज के शोरूम में, गाड़ी उठाओ और तुरंत आ जाओ, वेटिंग पीरियड इज नथिंग, जीरो, तुरंत इंस्टेंट मिल जाती है। हाँ, चिप शॉर्टेज की वजह से, जैसे फोर्ड एंडेवर या किया मोटर्स के जो नए गाड़ियां हैं, हो सकता है उसका कुछ हफ्ते या महीने का वेटिंग हो। लास्ट मुझे याद है 2007-8 में एक्टिवा गाड़ी का वेटिंग 1 साल था इंडिया में, क्योंकि होंडा का एक ही फैक्ट्री था। आज 2 से 3 फैक्ट्री उन्होंने बना ली है, लेकिन वो गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, वो होंडा का ओवर डिमांड था। तो लिबरलाइजेशन से प्राइसिंग में आपको आसानी होगी। अभी भी कुछ जगह पे प्राइसिंग लिमिटेशंस है। आप कुछ टैबलेट्स के दाम, मुझे लगता है डिस्प्रिन या क्रोसिन जो है ना, 1 रुपए के ऊपर नहीं रख सकते। अच्छा, सबसे बेस्ट इंडिया ने क्या किया, अब फ्रीडम प्राइसिंग रख दिया। जो आई थिंक हार्ट के जो स्टेंट आते हैं, इंडिया तो वैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत पीछे है, अभी भी है, था तो था ही, अभी भी है। अपना 60 to 70% इम्पोर्ट होता है, और जो इंडिया में बनता है उसका 80 से 85% सूरत में बनता है। अपन बहुत पीछे है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अमेरिका वाले स्टेंट जो है 10-10 लाख रुपए में बेचते थे। अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने हथौड़ा चलाया कि कोई भी कंपनी स्टेंट 50,000 रुपए के ऊपर नहीं बेच सकती। उन्होंने छोड़ के चले गए, बोले हमसे हमको अफोर्ड नहीं होता। इंडिया ने बोला ओके, हम खुद बना लेंगे। एक फार्मास्यूटिकल के आदमी से मेरी बात हुई, उसने बोला कि वो फार्मास्यूटिकल की एक मशीनरी बनाता है। जस्ट ऐसे डिस्कस हो रहा था, उसने बोला कि 3 लाख की मशीनरी 12 लाख में बिकती है। क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लोग करते हैं। सो लिबरलाइजेशन की वजह से अभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब में बढ़ोतरी होगी देश में। प्राइवेटाइजेशन, सब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब ने प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान जरूर दिया है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनको पता था उस समय कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज उन्होंने सेटअप किए जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। लेकिन वो आजादी के बाद का टाइम था। अब मारुति जैसी कंपनी में भी, इफ यू चेकआउट, इंडिया के गवर्नमेंट का पैसा था। सुजुकी और मारुति, ये जो जॉइंट वेंचर है, सुजुकी इज अ जापानीज कंपनी, मारुति इंडियन है, तो जॉइंट वेंचर हुआ था। तो उसमें भी गवर्नमेंट के शेयर्स थे। बाद में गवर्नमेंट ने बोला हम इसको बेच रहे हैं, टेक्निकल भाषा में उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, 5,000 करोड़ में बेच दिया। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स, एयर इंडिया किसका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप को बेच दिया। हाँ, लेकिन 50,000 करोड़ का कर्जा है, वो भी गवर्नमेंट अभी से पे कर रहा है, क्योंकि यदि कर्जा चालू रहा तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। कर्जा तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। 50 से 55 हजार का आई थिंक करोड़ का कर्जा है। सो एयर इंडिया ने खरीद लिया टाटा। ओरिजिनल तो टाटा उसका ही था, लेकिन एयर गवर्नमेंट ने फिर एयर इंडिया बना दिया था उसको। तो प्राइवेटाइजेशन में दो चीजें हैं। एक तो जो गवर्नमेंट के कंपनीज है, या कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा है, एच ए एल, उसमें 100% गवर्नमेंट का था, 10-15% गवर्नमेंट ने ऑफलोड कर दिया, पब्लिक को बेच दिया। मतलब गवर्नमेंट कंपनी से पीछे पीछे हट रहा है और देश हटाने में नहीं, चलाने में ध्यान दे रहा है। कंपनी से शेयर्स हटा रहा है।
टेक्निकल भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी एयर इंडिया ने जैसे ही टाटा ने एक्वायर किया, जो मेन डायरेक्टर एमडी वो फॉरेनर का उन्होंने पोजीशन दिया, हालांकि उन्होंने चुना नहीं वो अलग बात है। बोलने का तात्पर्य है कि प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट भी प्राइवेट लोग आ जाते हैं। अभी बीएचईएल जैसी कंपनी जो इलेक्ट्रिकल में इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, पिछले कितने साल से घाटे में जा रही है, उसको रिलायंस के हाथ में दे दो एक झटके में प्रॉफिट में आ जाएगी। उसका प्रॉब्लम है चलाने वाले लोग ढीले होते हैं, मैनेजमेंट एकदम ढीला। अब बीएचईएल भी प्राइवेटाइज होने वाला है, 50,000 करोड़ की उसकी कीमत गवर्नमेंट को मिलेगा। जिस दिन प्राइवेटाइज हो गया ना उस दिन उसको बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट प्राइवेट के लोग चलाएंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, प्रॉफिट। बीएचईएल का उस समय का ऑब्जेक्टिव वाज व्हाट, सोसाइटल सर्विस, तो वो सर्विस ही विचारधारा से चलता है। पिछले कितने सालों से वो लॉस में जा रहा है। लॉस कौन भुगतता है? गवर्नमेंट। एयर इंडिया का हर साल का 5-6 हजार करोड़ का तो ब्याज ही लगता था, और एयर इंडिया लॉस में था लगातार। भरेगा कौन? गवर्नमेंट ही भरता था। अच्छा, जेट एयरवेज, जेट एयरवेज बंद हो गया क्योंकि उसका जो लॉस है भरने के लिए कोई नहीं था। आपका किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, लॉस भरने के लिए कौन था? कोई नहीं। लेकिन एयर इंडिया को गवर्नमेंट बोल रहा है ना, डूबता था गवर्नमेंट वापस बाहर लेकर आता था, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट था। लेकिन हम जो टैक्स भरते हैं वो इसी पैसे से। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाता है कि ना गवर्नमेंट को एयर इंडिया का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टाटा देख लेंगे क्या करना है। गवर्नमेंट देश चलाए, कंपनीज को कम चलाए या ना चलाए, आज की तारीख में तो चला के मतलब भी नहीं, देश चलाना जरूरी है। इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में बनेगा, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन का आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताऊंगा, अभी जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर वर्ल्ड बिकम्स वन मार्केट, जहां पे देर इज इजी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बात कर रहा हूं 25 साल पहले की। आपको एक फॉरेन का वस्तु मिलता, मतलब लेना हो, मेरे को एक अमेरिका से कोई रिलेटिव आए थे, उन्होंने एक सादा पेन लाया था, उसमें लिखा था मेड इन चाइना। लेकिन मेरे को इतना अच्छा लग रहा था देखने को, क्योंकि फॉरेन के वस्तु आसानी से मिलते नहीं थे। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, आज आपको घर बैठे बैठे अमेजन से वर्ल्ड का कोई भी वस्तु आप मंगा सकते हो। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि ग्लोबलाइजेशन में देर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, इंडिया के वस्तु वर्ल्ड में जाने लगे। अच्छा, एक जमाने में मास्टर कार्ड और वीजा था, इंडिया ने रुपए लॉन्च किया, अब वो रुपए नेपाल ने अपनाया। तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन में हम वर्ल्ड को अपना रहे हैं और इंडिया के भी कुछ चीजें वर्ल्ड अपना रहा है। तो अच्छा, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के 60-80% बैंक्स के जो सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में इंडिया का दबदबा है वर्ल्ड में, दूसरा कोई नजदीक भी नहीं आता। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड, ग्लोबलाइजेशन में आसानी से गुड्स इंडिया में मिलता है फॉरेन का, और फॉरेन में इंडिया का, इजीली फ्री फ्लो, आपको फॉरेन के वस्तु आसानी से मिल जाएंगे। वरना कुछ फॉरेन के आपको वस्तु चाहिए तो बॉम्बे में कुछ अल्फा नाम का एक दुकान था हमारे टाइम में, जहां पे जाकर फॉरेन के वस्तु बहुत क्रेज था। अभी तो आप फॉरेन का, आप बोलो ये लॉरियल फॉरेन का है, लोग बोलेंगे ओके, बिकॉज अभी आदत हो गई है वस्तु की। बहुत सारे वस्तु तो वैसे भी फॉरेन के रहते हैं। आपके मोबाइल खुद एक जमाने में फॉरेन से बन के आता था, अभी अभी इंडिया में बनना शुरू हो गया। अभी भी मोबाइल के एक्सेसरीज बहुत सारे फॉरेन के आते हैं, करेक्ट। सो ये आपका क्वेश्चन था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस, इसका जो इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये अलग वीडियो में बताऊंगा। और फिर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।